माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। जनवरी 2023 से मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी सीरियस वाली। उससे पहले मैंने 2022 में अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मैंने यूपीएससी की तरफ देखना शुरू कर दिया था। तो मैंने 2024 का प्रीलिम्स दिया था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। मैंने इसमें अराउंड 89 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स, 90 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं जनरल स्टडीज़ में, जो कि मैंने 3-4 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलाया है। तो 91, 90, 89 ऐसे मेरे मार्क्स हैं। देन सीसेट मेरा क्लियर है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इतनी तैयारियां करने के बावजूद मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। तो ऐसी मैंने क्या गलतियां की थी, मैंने एग्जामिनेशन हॉल में क्या अप्रोच थी मेरी, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि सारी तैयारी करने के बाद भी मैंने कुछ जो गलतियां कर दी और मैं तकरीबन 4 से 5 या 6 नंबर से मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई हूँ। क्योंकि इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो तकरीबन सब लोग कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में 94-95 के अराउंड है, मतलब +- 2 और 3 आप कर सकते हो। और जैसा कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था वो 75-76 था। तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बट हो नहीं पाया। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं क्या सोच रही थी। मैंने बता दूँ मैं अपने बारे में कि मैंने 60 मॉक टेस्ट लगाए थे और मैंने 30 साल के PYQ को 3 मरतबा बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस भी किया था। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सी कमियां थी मेरे अंदर और बहुत सी चीज़ जिन्हें मैंने शुरुआत किया बट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। और एक और रीज़न था मेरा, क्योंकि लास्ट के 15 डेज, चूँकि 2023 वाला सीसेट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था और बहुत रैंडम पेपर आ गया था। क्योंकि 2022 तक जो ये ट्रेंड देखने को मिला था कि अराउंड रीजनिंग के 26-27 क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन 23 में रीजनिंग के सवाल घट के 6 से 7 पे हो गए थे। तो वो पेपर बहुत ज़्यादा बाउंसर था हम सबके लिए। और 24 में जो अटैम्प्ट दे रहे थे, और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था 2024 में, तो मुझे भी मेरे टीचर्स जहाँ से मैंने कोचिंग ली है तो सबने मुझे भी कहा कि सीसेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए। तो सीसेट को मैंने टाइम दिया था, लेकिन लास्ट में जो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया था, तो 1 से 15 जून तक मैंने सीसेट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया। और चूंकि मैंने सोचा कि जीएस तो ऑफकोर्स साल भर 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो सीसेट की वजह से रिजल्ट रुक जाता है। तो लास्ट के 15 डेज मैंने सीसेट पे ज़्यादा टाइम दे दिया। जीएस का रिवीजन, जो एक लास्ट रिवीजन था, वो मैं ठीक से नहीं कर पाई थी। तो ये भी एक रीज़न था। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि आपको कि मैंने कैसे एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्व किया था। तो ये पेपर मुझे मिला था, सेट बी था मेरा। आई होप आप वीडियो सही से देख पा रहे हैं। और तो मैंने पेपर को पीछे से शुरू कर किया था, मतलब मैंने किसी भी मॉक टेस्ट में अपने पेपर को पीछे से नहीं शुरू किया था। बट मुझे एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने किसी टॉपर की वीडियो देख ली थी कि आप अगर 100 पीछे वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। एंड पीछे इजी क्वेश्चन होते हैं और स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपने जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स करनी है आप मॉक टेस्ट के ड्यूरिंग कर सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने पीछे से पेपर सॉल्व किया और पेपर हम खोलते हैं। और उसके बाद में ये मैंने अपने आके मार्क्स में जोड़ दी थी कि कितना मेरा मार्क्स बन रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन था, और तो फर्स्ट क्वेश्चन था पॉलिटी से, जो 100 नंबर पे था। आई होप आप सही से देख पा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था कि लोकसभा में आचार समिति के बारे में जो चीज़ें थी, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन, ऑफकोर्स पॉलिटी लक्ष्मीकांत हम लोग काफ़ी पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एक अलग ही प्रेशर होता है। तो मैंने स्टार्ट किया ये क्वेश्चन को बनाना, और उसके बाद मैंने बोला कि ये एक तदर्थ कमेटी थी, तो मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता था। तो नेक्स्ट था कि यहाँ पे कि ओनली, यानी कि ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेन रिलेटिंग टू इथिकल कंडक्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे मुझे ये मैंने पढ़ा, तो मैं रिकॉल भी कर पा रही थी। बट यहाँ पे चूंकि ओनली लगा हुआ था और सारे टीचर्स ने, और जहाँ भी मैंने मॉक टेस्ट दिया था, तो मैंने भी एनालिसिस किया था कि जो ओनली वाले ऑप्शंस होते हैं वो मोस्टली गलत होते हैं। तो मैंने इस तरह से करके यहाँ पे 2 को मैंने इरेज किया था। तो ऑप्शन में 1, 2, 2 हट गया था और मैंने सी लगाया था ऑप्शन में। तो यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एटलस से आया था, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी शुरू करते हैं तो आप देखते हो एटलस। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि किसकी बाउंड्री सबसे लंबी है। तो ऑफकोर्स कनाडा एंड अमेरिका की। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड था। अगर आपने थोड़ी सी कमेटी वगैरह अच्छे से पढ़ी थी लक्ष्मीकांत में, तो आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर से था कि जो हमने आई थिंक द ऑपरेशंस अंडरटेकिंग बाय द आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड, यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दुरुस्त क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो ये मैंने PT 365 में पढ़ा था। तो ऑपरेशन सद्भावना ये मैंने लगाया, तो मेरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, और चूंकि मिलिट्री ट्रेनिंग्स होती रहती है हमारे कंट्री में, तो बट इसको मैंने स्किप कर दिया था। मैं इसको गेस नहीं कर पा रही थी, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये तो वन ऑफ द बेसिक नोट्स से बेसिक क्वेश्चन था। तो ये तो आपको सबको पता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट इंडिया प्लेस टू राइट टू प्राइवेसी। तो ये तो सबका पता था कि 21 है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये चूंकि मुझे याद था, और मतलब मैं थोड़ा सा मैंने B और D कट कर दिया था। मुझे A एंड C में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट फिर लास्ट में मैंने C लगाया। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सही था, बट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि मैंने वहाँ पे A मारा या C मारा है। मतलब कि इतना तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत
प्रेशर का माहौल रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, टीचर्स आ रहे जा रहे होते हैं और टाइम बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है, आप अटेंडेंस भी लगा रहे होते हो, तो एक काफ़ी कुछ चल रहा होता है उस वक्त आप। तो ये क्वेश्चन मैंने इसका आंसर सी है, और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने सी लगाया है, बट शायद एग्जाम में मैंने ए लगा दिया, मुझे ये याद नहीं है, बट इसका आंसर सी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि एक बेसिक नोट से क्वेश्चन था, जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको सारे पार्ट्स पढ़ने होते हैं, तो ये क्वेश्चन तो मैं एक्सपेक्टेड ही था और बहुत ही बेसिक था। तो इसमें था कि पावर्स ऑफ म्यूनसिपल्स आर गिवन इन द पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस किस पार्ट में है, देन जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पार्ट में है। तो ये इसके आंसर 1 2 3 थे, तो मैंने ये लगाए थे। और मैं किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आप देख सकते हैं कि मैं ब्लैक पेन से कैसे अंडरलाइन कर रही थी मैं ये जो ब्लैक पेन से किया ये मैंने एग्जामिनेशन हॉल में किया है, और घर पे आके मैंने राइट आंसर्स लगाए थे। तो मैंने इसको कट किया और 1 2 3 लगाया। सो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन आया, ये 12th की पॉलिटी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आया है। और लेकिन ऑफकोर्स हम ये सारी चीज़ें याद नहीं करते हैं कि किसकी पार्टी थी और उसके नेता कौन थे, क्योंकि हम बट एनसीईआरटीज़ को मैंने अपनी सारी एनसीईआरटीज़ को 2 से 3 मरतबा तो मैंने बहुत थॉरोली कवर किया है, और मैंने एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाए थे। तो मुझे कहीं न कहीं माइंड में ये फ्लक्चुएट कर रहा था कि यहाँ पे कोई 2 तो है, मतलब कि इतना, बट मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही थी। बट मुझे ये पता था कि जो भारतीय जनसंघ पार्टी है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, ये मैंने कहीं आई थिंक करंट अफेयर में या कहीं तो पढ़ा था। तो मैं इस क्वेश्चन पे मैंने रिस्क लिया था और इस क्वेश्चन को मैंने बी मारा और वो सही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमारा करंट अफेयर से आया था, और कि संविधान के जो संशोधन थे 1992 में जो किए गए थे, तो उसमें किस किस को ऐड किया गया था। तो ये PT 365 में आई थिंक कल्चर वाले पोर्शन में था, तो ये पढ़ के गई थी, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। और जिनसे मैंने पढ़ा था यूट्यूब पे, वहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन मैंने 1 2 3 मुझे याद था, तो मैंने इसको याद किया था, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था और अब तक मेरा पेपर अच्छा जा रहा था। वो जो ब्लंडर हुआ वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ, उसके बाद सब बर्बाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी डेलिमिनेशंस कमीशन हैव द बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। तो यहाँ पे ये भी PT 365 से आया था, और ये पॉलिटी वाले पार्ट से आया था, क्योंकि इस बार 2024 का इलेक्शन था, तो सबने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो वो हमने तैयार किया था। बट एग्जामिनेशन हॉल में 3 और 4 में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, और इस क्वेश्चन ने मेरा टाइम एक्स्ट्रा ले लिया था। मतलब मैं इस क्वेश्चन को फिर मैंने 4 डी ऑप्शन लगाया और ये सही हुआ, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मुझे यहाँ पे इतना टाइम देना नहीं चाहिए था। सो नेक्स्ट ऐसे मैं सॉल्व कर दी थी। फिर ये क्वेश्चन आता है यूनेस्को का कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कोड। अच्छा ये नहीं था, अच्छा हाँ ये सो कि कौन सा न्यू समावेशन है। तो ये हमने पढ़ा था कि गरबा जो डांस है उसको, जो गुजरात का है, उसको डाला गया है। तो ये भी PT 365 से मैंने पढ़ा था, तो यहाँ तक सब ठीक जा रहा था। देन यहाँ पे आता है अब करंट अफेयर का क्वेश्चन, जो कि इकोनॉमिक्स से आया था। और चूंकि आई थिंक मैंने इकोनॉमिक्स से पढ़ा था, मुझे एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी कि इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। तो ये तो था कि ये मतलब मेरे लिए रैंडम क्वेश्चन था, तो मैंने बोला कि हाँ इंडिया ग्रेन्स का, चूंकि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ऑफकोर्स ग्रेन्स का तो पार्ट होगा ही, तो मैंने इसको करेक्ट किया। नेक्स्ट था कि अ कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड व्हीट। तो ये मुझे वहाँ पे लग रहा था, मुझे माइंड में मेरी जो इंट्यूशन बार बार मुझसे कह रही थी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ किसी कंट्री को अगर राइस और गेहूँ को अगर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का मेंबर होना इंपॉर्टेंट है। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, आप चीज़ें बदल रही हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हो सकता है कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये करके ये गलत किया और मैंने सी मार दिया, तो यहाँ पे एक गलती हो गई थी मुझसे, तो ये मेरा गलत हो गया। इसका राइट ऑप्शन ए था, जो कि अभी तक की जो आंसर कीज़ है कोचिंग की, और जैसे कि हमको पता है कि आंसर कीज़ में कितना वेरिएशन होता है, और इस दफ़ा तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है 2023 की जो फाइनल आंसर किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि जो आई थिंक ये एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन था, और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी था। बट इसमें जो 2 क्वेश्चन थे उसमें एक में मैं श्योर थी कि उपनिषदों में कोई नीति कथन पैरेबल नहीं है, तो ये बात सही थी। बट उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, मैं ये रिकॉल नहीं कर पा रही थी, और आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था वहाँ पे, कि मैंने बोला था कि मैं सेकंड राउंड में इसको लगाऊंगी, बट वो हो नहीं पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री से। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी है 12th की, ओल्ड एनसीईआरटीज़, तो आपने ये पढ़ा है, इवन न्यू एनसीईआरटीज़ से भी इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। तो ये हमको सबको पता था कि अंडर द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन दी पेजेंट्स वेयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड नेचर। इस तरह की चीज़ें थी कि जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, तो उसमें किसानों को फसल ख़राब होने की वारंट, तो ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल छूट नहीं दी जाती। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर बी था और राइट आंसर, तो ये मैंने सही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये मिडिवल हिस्ट्री से था, तो ये चूँकि मैंने बताया हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, तो मैंने मणिकांत सर के नोट्स किए हैं, और तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए थे, तो ये मैंने लगा दिया था मेरे लिए। बट ये क्वेश्चन भी अगेन बहुत इजी क्वेश्चन नहीं था ये, बट हाँ मेरे चूँकि नोट्स में था तो मेरे लिए इजी था, बट या इसका आंसर ए था। तो अब तक सब सही जा रहा था पेपर में, मतलब मोस्टली अभी गलतियाँ नहीं हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन, और ये एक तरह का न्यू तरह का इंट्रोडक्शन है यूपीएससी की तरफ से। हमेशा अब तक 2 आता था, बट इस दफ़ा अब 3 आने लगा है। तो मुझे सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे ये चीज़ याद आई, ये क्वेश्चन 6 के एनसीईआरटी से आया, क्योंकि इसमें जो एंशिएंट जो स्थल है, तो वहाँ पे मैंने जब इनाम गाँव देखा फर्स्ट, तो मुझे इतना पता था कि इनाम गाँव महाराष्ट्र में है। मैंने क्लास 6 के एनसीईआरटी का मैप बहुत अच्छे से देखा था, तो मैंने उस तरह से
एलिमिनेट किया और मैंने 1 और 2 में हटा दिया था मैंने। और फिर मैंने देखा कि जो मांडुंग है वो केरल में है और चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में है, तो इस तरह से करके मैंने इस क्वेश्चन को लगाया था। आई थिंक इसका राइट आंसर ए था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही, बट मेरा सही है ये। और नेक्स्ट ये गौतम बुद्ध से, जैसे कि हमें पता है बौद्ध एंड जैन से हमेशा जो कल्चर है वहाँ से क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, और ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी, सबने बोला था कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन रहेगा, तो वो क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन एक्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी। इवन मैंने गौतम बुद्ध जो बुद्धिज्म है उसमें मैंने 1 पेज के नोट्स बनाए थे, तो फिर वहाँ से मेरा ये हो गया था कि महात्मा बुद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो मैंने इस तरह से कहा था कि नायपुत तो शायद नहीं थे, तो मैंने देखिए आप देख सकते हैं मैंने 1 को एलिमिनेट किया है, देन मैंने डी को हटाया है और मैंने फाइनल वहाँ पे बी डी में कंफ्यूज थी, तो मुझे लगा था कि ये तो पता है कि तथागत तो है, हमने पढ़ा है कल्चर में भी, नितिन सिंघानिया की बुक काफ़ी बल्कि है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एनालिसिस मिल जाती है इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन मेरा सही हो गया। नेक्स्ट था ये डिजिटल करेंसीज़ के बारे में कुछ था, और ये चूँकि इकोनॉमिक्स की मेरी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी, क्योंकि एक हिंदी मीडियम में सही गाइडेंस अवेलेबल नहीं हो रही थी मुझे। इकोनॉमिक्स में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, और किसी ने बोला करंट अफेयर कर लो, किसी ने बोला कि रमेश सिंह कर लो, और एक टीचर है जिनसे मैंने पढ़ा तो उन्होंने बेसिक्स काफ़ी अच्छे से क्लियर किए थे। तो फिर ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैंने मतलब कि इसको लगाया, तो मेरा ये सही हो गया 1 2 4। इसका 3 जो था तो इसमें था कि इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाई इट्स वेरी डिज़ाइन, तो मुझे ये ऑप्शन नहीं लगा था, तो मैंने ये एप्लीकेशन बेस्ड था तो मैंने इस पर रिस्क लिया, ये मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक्स से, और ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था बिकॉज मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा था कि मैं एक स्टेटमेंट में कंफ्यूज थी। नेक्स्ट था ये क्वेश्चन कि if the United States of America were to default on its debate holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payments, तो ये 1 इसका जो ऑप्शन था वो सही नहीं था, बट 2 इसका ऑप्शन सही था कि यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्पित नहीं है, इसलिए केवल सरकार के विश्वास से समर्पित। तो ये बात सही है कि यूएसए की जो पॉलिसीज़ हैं, और चूँकि हमारी जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ हैं, लाइक हम चाइना यूएसए पे हम काफ़ी हमारा एक्सपोर्ट भी रहता है और काफ़ी हम अवेयर भी रहते हैं, क्योंकि वो लोग बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो वो कुछ भी करेंगे तो अपने फ़ायदे के लिए अपना फ़ायदा पहले देखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था एप्लीकेशन बेस्ड, तो मेरा सही हो गया था। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, और इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है इसकी आंसर की भी, अभी कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो ये वाला मेरे पॉलिटी के नोट से भी आया था, जो मैंने राजेश मिश्रा सर की क्लासेस की थी, तो वहाँ पर उन्होंने पढ़ाया था, तो उसका 1 2 3 था, क्योंकि जो दी होम मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया होते हैं वो शायद NEC के जो मेंबर नहीं होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन था कि किनको शामिल किया गया था, तो ऑफकोर्स गवर्नर को शामिल किया गया था एंड चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन एज़ पर दी आंसर कीज़ ऑफ कोचिंग, ये मेरा 8 लगाया था, तो ये सही है। ये क्वेश्चन आया था आई थिंक आर्मी से क्वेश्चन आया था, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था, मतलब जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के, आई थिंक कुछ लोगों ने बोला कि शायद वहाँ के PYQ से आया है, मैंने देखा नहीं है कि कहाँ के PYQ से आया है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं मैच कर पा रही थी। ऊपर से अगर 2 में मैच करने का होता है तो मुश्किल होती है, यहाँ पे 3 में मैचिंग का था, तो मैंने इसको नहीं किया, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, मैंने मतलब फाइनल आंसर तक नहीं लगाया मैंने। और ये करने के बाद क्या हुआ कि मैंने पीछे से जो क्वेश्चंस इजी थे उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, तो इस वजह से क्या हुआ कि लास्ट के फर्स्ट जो पहला आर्ट था 1 घंटे का, उसमें मैं सिर्फ 40 क्वेश्चन ही कंप्लीट कर पाई, और अभी मेरे पास नेक्स्ट 60 मिनट में 60 क्वेश्चन थे, जिसमें ऑफकोर्स मुझे था कि मैं 90 तो अटेम्प्ट करूँगी ही, और तकरीबन मैंने 89-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इस दफ़ा। आई थिंक 10 से 11 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, लेकिन लास्ट में प्रेशर बढ़ गया, मुझे लगा कि 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि इधर मेरा टाइम एक्स्ट्रा चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये तो वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। इसमें मैंने क्या गलतियाँ की, और मैंने देखा बहुत से बच्चों ने सेम मिस्टेक्स किए। जो था आर्टिकल 119 मेंशंस स्पेशल 1 सेकेंड तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध के बारे में था, और तो ये मैंने कट कर दिया, क्योंकि हम सब मोस्टली हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं और ऊपर से पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पेन से काट के लिखा भी है कि नहीं 110 में है, जबकि 109 में भी था, और इस चक्कर में मैंने दूसरे सही से स्टेटमेंट्स पढ़े नहीं, और 1 सबको एलिमिनेट करके 2 और 3 मैंने लगा दिया, जो कि ये अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया मेरा ऑप्शन। मतलब यहाँ पे मैंने जल्दबाजी कर दी, मैंने किसी में बहुत छोटे से क्वेश्चन में एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, और जहाँ मुझे टाइम देना चाहिए था वहाँ पे मतलब, क्योंकि ये बहुत बच्चों ने गलतियाँ की है ये 109, क्योंकि हमने 110 पढ़ा था मनी बिल के बारे में, जो एक बेसिक सा पढ़ लेते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऑफकोर्स सारे आर्टिकल्स नहीं पूछेंगे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आर्टिकल आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही बेसिक सी क्वेश्चन लगा, और मतलब एप्लीकेशन बेस्ड था, आप सोच पा रहे थे या नहीं सोच पा रहे थे, तो या इसका मैंने लगाया था 1 2 और 4। मैं पहले 2 एलिमिनेट किया मैंने, और 2 4 तो जैसे हमको सबको पता है कि साउथ अफ्रीका और जो हमारा जापान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन था कि किस मीडिया में उनकी जो लो बर्थ रेट है उसके बारे में था, तो या वो क्वेश्चन सही हो गया था मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में करते तो ज़्यादा ईजिली हो जाता, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। देन ये क्वेश्चन भी आया था PT 365 से, तो ये अभी करंट में कल्चर वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था, तो मैं
आपको करंट अफेयर के लिए बताऊंगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बार एग्जामिनेशन में कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कल्चर वाले पार्ट से बहुत आए हैं, कल्चर एंड पॉलिटी से क्वेश्चंस थे। तो आप कल्चर वाले पार्ट के लिए हम नितिन सिंघानिया के पीछे भागते रहते हैं, बट चूँकि बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है और आप नितिन सिंघानिया बुक को करने से पहले आप मेक श्योर करो कि जो फाइन आर्ट्स की 11th की एनसीईआरटीज़ हैं उनको बहुत डिटेल में आप कवर कीजिए। एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छी एनसीईआरटीज़ हैं और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली सी एनसीईआरटीज़ है, 7 से 8 चैप्टर्स है उसमें, और तो वो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आप चाहे तो उसके नोट्स भी बना सकते हैं। और देन कल्चर की जो पीटी 365 आती है, अगर उसको करेंगे तो कल्चर वाला पार्ट आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा सही था कि कौन यूनेस्को द्वारा अभी जो जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई नई लिखित संपत्तियों पर विचार करना था। तो ये था। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं आपको अब सारे क्वेश्चंस नहीं बताऊंगी। ये 2 क्वेश्चन आए थे एंशिएंट हिस्ट्री से, तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था और मैंने घर आके इसको मैं वहाँ पे मैंने लगाया नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था, बट इसका आंसर शायद सी था, तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन स्किप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि with reference to the Government of India Act 1935, consider the following statement. It provide for the establishment of the All India Federation based on the Union of the British India Provinces के बारे में था। तो या इसका ओनली वन था क्योंकि जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल, तो ऐसा नहीं था। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं, तो ये मेरा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट जो थे पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, तो ये सबको पता है कि सचिन सिन्हा थे, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था 12 के। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, हम ईपीए एक्ट पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसका तो हमें पता था, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी है अभी कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या। मैंने ए मारा क्योंकि मुझे एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगी कि जो रेड सी है उसमें नदियों से जल का प्रवेश होता ही नहीं है, और सबने मोस्टली कहा है कि नहीं होता है, बट देखते हैं कि यूपीएससी इसका क्या आंसर मानती है। मैंने ए लगाया था कि ये बात सही है कि रेड सी वाला जो एरिया है वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती है, तो अब इसको ये अभी देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये सुमेट पाइपलाइन के बारे में था, तो ये भी करंट अफेयर से आया था। करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, ये चीज़ है कि आप एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कवर करके आप करंट अफेयर से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। तो और चूँकि क्वेश्चन अच्छा आया था इस बार, एप्लीकेशन बेस्ड था, तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस होकर आगे कुछ गलतियाँ की थी मैंने पेपर में। तो आप पेपर को देख के बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बहुत ही शांत रह के अच्छे से वहाँ पे समझना है, और छोटी छोटी गलतियाँ आपको एक साल के लिए एग्जाम की साइकिल से ही बाहर फर्स्ट स्टेज पे ही आप बाहर हो जाते हो। तो ये क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस्ड था, तो वो मेरा सही हो गया, मैंने पढ़ा था, और पीटी 365 में भी था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सब सही जा रहा था, और मोस्टली आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के मेरे सारे क्वेश्चन मोस्टली सही हैं, बट इसमें मैंने टाइम जो ज़्यादा ले लिया, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। और लाइक ये वाला मेरा गलत हो गया था क्वेश्चन 67 नंबर अर्जेंटीना और इस तरह का। फिर ये सही था कि मैंने जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, तो मैंने देखा था कि उन्होंने बुक लॉन्च की थी, तो वो सही था। देन यूनियन बजट के बारे में था, क्योंकि बजट के अभी जस्ट रिलीज़ हुआ था, तो जो एंट्रीम बजट था तो उसको हम पढ़ के गए थे, तो वो मेरा सही था। और इस तरह से क्वेश्चन था। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ कि जब 1 घंटा गुजरने के बाद जो मैंने किया, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन था पॉपुलेशन से लेके जो टोटल फर्टिलिटी रेट का, तो इसका डी आंसर लगाया था। वहाँ पे मैंने मतलब मैंने एक बार में पढ़ा जल्दबाजी में, तो मुझे ये लगा, फिर मैंने जब डिटेल में पढ़ा तो डी आंसर लगाया था मैंने। फिर ये 2 भी मेरा सही था, ये सब सही हो रहा था। देन उसके बाद से गलतियाँ करनी शुरू की। अब इस क्वेश्चन पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि देखिए इसका सी आंसर होता है या डी होता है। देन उसके बाद इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आए थे, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ये बेसिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। और ये भी मोस्टली ज्योग्राफी से क्वेश्चंस थे। देन अब जैसे कि ये क्वेश्चन था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सही है, बी आंसर है, कुछ सी कह रहे हैं। तो इसमें अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि लास्ट में जो क्वेश्चन थे वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जो टाइम मुझे यहाँ लगाना चाहिए था वो पीछे वाले क्वेश्चन में लग गया, तो मैं सही से सोच नहीं पाई, और फिर मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। ये जैसे कि हर बार एक यूरेनियम 35 साइंस टेक से क्वेश्चन आता है, तो आई थिंक इसमें मैंने गलतियाँ की हैं। देन ज्योग्राफी के क्वेश्चन में काफ़ी गलतियाँ की, जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे, ये सारे मेरे सही है जिसमें रेड है। अब ये इसमें डी ऑप्शन था, मैंने सी लगा दिया था। और ये मेरा मतलब ये करंट अफेयर का था। और यहाँ पे अब खास आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन तीनों नहीं थे, कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, और कोई भी इसमें सिर्फ नहीं है 5th पीढ़ी का। और मुझे पता भी था कि डी है, पता नहीं गलती से मैंने डी की जगह ऑप्शन में सी लग गया मुझसे बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम बहुत जा रहा था। देन कुछ साइंस टेक के क्वेश्चन थे, साइंस टेक के क्वेश्चन मोस्टली बेसिक क्वेश्चन थे। और उसके बाद काफ़ी गलतियाँ मैंने की हैं, तो मेरी गलतियों से आप सीखिए और बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अपना बेसिक आप क्लियर कीजिए, बेसिक्स पे बिल्कुल भी ये मत कीजिए कि आप स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भाग रहे हैं। एनसीईआरटी से तो अगर आपने पढ़ के गए हैं, तो इस बार तो ज्योग्राफी के तो मेरे मैक्सिमम सारे क्वेश्चन सही हैं ज्योग्राफी के। कहीं कहीं पे कुछ जैसे कि ये क्वेश्चन था रिवर वाला, तो इसमें शायद मुझसे गलती हो गई है। आई थिंक मुझे याद नहीं है, इसका आंसर ए है, और मुझे लग रहा है कि मैंने ए मारा है, बट इसमें मुझे याद नहीं कि मैंने क्या किया है। और इस तरह के क्वेश्चन एक नहीं आया कि 3 स्टेटमेंट्स दी गई है और उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सही है कौन गलत है। तो तकरीबन मैंने 90 अटैम्प्ट किए थे, और आई थिंक
55 57 या 58 क्वेश्चंस मेरे सही हैं, बाकी गलत है, तो इस हिसाब से तकरीबन मेरे मार्क्स 90 के आसपास बन रहे हैं। तो इसलिए मेरा क्लियर नहीं है प्रीलिम्स। तो आप भी, और मैं और डिटेल में एक बार और वीडियो बनाऊंगी और जैसे कि आपको दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व करना। आपने कितनी पढ़ाई की है वो चीज़ मैटर करती है, लेकिन उसके साथ मैटर करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल के दिन कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिल्कुल कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। और मैं आपसे, चूँकि मुझे तैयारी करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं और 1.5 साल की मेरी सीरियस तैयारी थी, तो ये प्रीलिम्स देने के बाद मैं आपको ये कह रही हूँ कि अपने बेसिक्स को बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए। अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए। आपको कोई भी बोलेगा कि ये वाली बुक पढ़ लो, वो वाली बुक पढ़ो, आपको वो नहीं करना। आप देख रहे हैं कि प्रीलिम्स के मोस्टली क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड जा रहे हैं, तो आपको फैक्ट के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। तो आप जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैं और भी काफ़ी कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, बहुत से टॉपिक्स हैं स्पेशली बिगनर्स के लिए, जो घर से प्रिपेयर कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ है बताने के लिए। क्योंकि जब मैंने भी तैयारी शुरू की थी तो मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे। बट फिर चूँकि अनफॉर्चुनेटली एक दो लोग हैं जो थोड़े जिनको मैं जानती हूँ, उनका सिलेक्शन भी हुआ है, तो मुझे एक अच्छी गाइडेंस अब मिलने लगी है उनसे। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो कि कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ानी है, सिलेबस को कैसे समझें। और सीसैट का पेपर भी मैं आपके साथ लाऊंगी कि सीसैट मैंने कैसे क्वालिफाई किया है। मेरे मार्क्स सीसैट में अराउंड 70 या 71 बन रहे हैं। और मतलब कि मैं मिनिमम कह रही हूँ, अगर मैक्सिमम मेरे 75 76 भी जा रहे हैं, बट मैं मिनिमम भी लेके चल रही हूँ कि अगर कॉम्प्रिहेंशन में ये वाला उन्होंने नहीं माना तो क्या होगा। तो फिर आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।